हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का यूनिट नंबर 2 लेकर आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत सारा प्यार दिया है यूनिट 1 पे। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और यूनिट 2 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरी की पूरी यूनिट। यानी जैसे हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया था, यूनिट 1 में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, वैसे ही साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी के यूनिट नंबर 2 में यूनिट 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा पेशेंटली आपको इसे देखना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और विद इन हाफ एन आवर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 2 को। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इनफैक्ट सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो हमारे बीसीए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी सब्जेक्ट के। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सिक्योरिटी थ्रेट टू ई कॉमर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन वेब। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ई गवर्नेंस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। देन हम पढ़ेंगे ईडीआई के बारे में। देन हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक ई कैश के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, देन ई अग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देन हम पढ़ने वाले हैं लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन ई कॉमर्स इश्यूज ऑफ प्राइवेसी एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा वायरलेस कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मोबाइल डिवाइसेस। सो ये टोटल टॉपिक्स हम कवर करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स हम जानते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, जहां पे हम ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, या तो सेल करते हैं या तो परचेज कर रहे होते हैं। तो ई कॉमर्स जो है हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। यानी यहाँ पे दो लोग काम कर रहे होंगे, एक तो होगा बायर जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा और एक होगा हमारा सेलर जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, है ना। तो ये हमारा होता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स पे हमारे जो प्रोडक्ट्स का सेल हो रहा है, प्रोडक्ट का परचेज हो रहा है, उस दौरान जो चीज़ें हमारी, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी सिक्योरिटी यानी ई कॉमर्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको क्या क्या थ्रेट्स अकर हो सकते हैं इसको पढ़ना है। तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ई कॉमर्स की सिक्योरिटी होती क्या है। ई कॉमर्स की सिक्योरिटी से हम मतलब रखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स लगाएंगे और वो प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को सिक्योर करेगा ये प्रोटोकॉल, ठीक है, और इंश्योर करेगा सेफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यानी जो भी गुड्स हमारे, जो भी प्रोडक्ट हमारे इंटरनेट के थ्रू बाय करे जा रहे हैं या फिर सेल किए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा हमारा ई कॉमर्स सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो भी हम मान लीजिए कि प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं हम बैंक डिटेल्स को सेव कर रहे होते हैं। तो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, बैंकिंग डिटेल्स जो होती हैं, वो हमारी वहाँ पे कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाती हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। तो उसको लॉस करने से हम बच सकते हैं अगर हमारे पास ई कॉमर्स सिक्योरिटी है। अगर हमारे पास ई कॉमर्स सिक्योरिटी है तो डेटा लीक नहीं होगा, फिशिंग अटैक से बच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जो होते हैं उन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स अकर हो सकते हैं अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो
सो जो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे उसमें हमारा पहला आता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन यानी जो ई कॉमर्स है, यानी जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो जो भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक IRS की बात करें, तो ये जो भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, इनको सारे ऑनलाइन पेमेंट्स को ट्रैक करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट अकर होता है जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अकर हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जुड़ी हुई हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, वो अपने रेवेन्यू को हाइड कर सकती हैं। जो इवेड टैक्सेस है उनको भी वो छिपा सकती हैं। ठीक है, पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट अगर हो सकता है, ये अनदर सिक्योरिटी थ्रेट है। यानी पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी अकर हो जाता है किसी एरर की वजह से, किसी ग्लिच की वजह से। अगर एरर आ गया, ग्लिच आ गया पेमेंट करते वक्त, तो डबल बार पेमेंट हो जाती है। तो उस तरह से आपका जो भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डबल बार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बायर है और सेलर है उसके बीच में डिस्प्यूट अकर हो सकता है। नेक्स्ट जो थ्रेट होगा वो हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड का हो सकता है। यानी आप जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो आपसे पिन नंबर, OTP, पासवर्ड्स मांगते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट होती है पिन, OTP या फिर पासवर्ड्स की, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है तो हैकर्स कभी कभी क्या कर सकते हैं, हैकर्स या स्पाईवेयर या फिर मालवेयर या वायरसेस, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है हैकर्स के थ्रू। हैकर जो है वो आपके वायरसेस या मालवेयर्स को यूज़ करते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन वो ईजिली वहाँ से निकाल सकें। ठीक है, ई वॉलेट अटैक कैसे होता है? ई वॉलेट अटैक भी आपका अनदर सिक्योरिटी थ्रेट है जो अकर हो सकता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। यानी ई वॉलेट, यानी जैसे पेटीएम आप यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ये सारे ई वॉलेट्स हैं। यहाँ पे आपका सेंसिटिव डेटा यानी बैंकिंग डिटेल्स आपकी स्टोर होती हैं, या कार्ड डिटेल्स आपकी स्टोर होती है, या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये जो भाई आपका डेटा, जो आपका क्रेडेंशियल डेटा है, जो आपका सेंसिटिव डेटा है, वहाँ पे स्टोर है। अगर अटैकर इन सारे वॉलेट्स पे अगर उसने अटैक कर दिया तो ईजिली क्या कर सकता है, आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकता है। जितने भी आपने उस प्लेटफॉर्म पे अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स लिंक कर रखे हैं वो सारे एक्सेस ईजिली कर सकता है। तो ये भी एक थ्रेट होने का चांसेस है। थ्रेट मतलब क्या होता है? थ्रेट मतलब खतरा। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? तो एक तो हो गया आपका टैक्स इवेजन, यानी टैक्स को से आपका ऑर्गेनाइजेशन बच सकता है। दूसरा पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डबल बार पेमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ पिन, OTP या फिर पासवर्ड मांग के, या फिर ई वॉलेट पे भी अटैक हो सकता है, पेटीएम, फोन पे अटैक करके आपके सारे बैंकिंग क्रेडेंशियल निकाल के वहां से आपका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा अटैक हो सकता है? फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक भी सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आता है। ये आपका बहुत कॉमन थ्रेट है। जब हम ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो हैकर क्या करता है, फेक ईमेल्स आपके मेल पे भेजता है और उसमें आपका कुछ लिंक अटैच करके भेजता है। ठीक है, लिंक अटैच करके भेजता है, तो उसके थ्रू जब आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, सब कुछ वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये आपकी अटैक जो होती है वो फिशिंग अटैक होती है। नेक्स्ट आपका है डोमेन नेम एंड वेबसाइट स्पूफिंग। डोमेन नेम एंड वेबसाइट स्पूफिंग क्या होती है? जब अटैकर क्या करता है, फेक वेबसाइट क्रिएट करता है और डोमेन नेम्स जो आपके रियल कंपनीज के होते हैं उन डोमेन नेम्स के नाम से अपना नाम बनाता है, अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराता है और कस्टमर को कंफ्यूज कर देता है कि कस्टमर उसकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को खरीदता है और वहां से वो इजीली अपने सारे फ्रॉड कर सकता है क्योंकि आपकी डिटेल्स उसको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सिक्योरिटी थ्रेट्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक ऐसा टेम्पररी या फिर परमानेंट कह सकते हैं आप, एक फॉर्म की तरह काम करता है जहां पे जो ये जोग्राफिकली आपका स्टे नहीं करता है। यानी आप क्या करते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज क्या करती हैं, आपस में एक साथ मिलकर
वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक साथ वो किसी कॉमन गोल को अचीव कर रही होती हैं। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो जैसे कि यहाँ पे आपका फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। ठीक है, फिजिकल नहीं है यानी छोटी छोटी कंपनियां आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये एक नेटवर्क से कनेक्ट हो रही हैं और वहाँ पे अपने सारे कम्युनिकेशन कर रही हैं, एक साथ मिलके कॉमन गोल को अचीव कर रही हैं। तो इसी को हम बोलेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल लेके समझें तो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर है और वो चाहती है कि हम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लें, लेकिन उसे उसके पास रिसोर्सेज कम हैं। तो रिसोर्सेज अगर कम है तो वो क्या करेगी, वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। ठीक है, और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे फर्म्स के साथ वो क्या करेगी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, छोटे छोटे फर्म्स को अपने अपने साथ ऐड करेगी और उनको कंबाइन करके उनके स्किल्स, उनके मैन पावर ये सारे लेगी और अपने लार्ज कॉपरेशंस को कंप्लीट करेगी। और जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कोलैबोरेशन एंड हो जाएगा। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास छोटी सी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो आपने क्या किया कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया है जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, तो आप छोटी छोटी कंपनियों को अप्रोच करेंगे और उन सभी छोटी छोटी कंपनियों को अपने साथ मिला लेंगे और एक बड़ा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे और उनसे वो रिसोर्सेज आप फुलफिल करेंगे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आप इस कोलैबोरेशन को एंड कर सकते हैं। तो दिस इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब भी हमारे जो कंपनियां होती हैं वो हमारी इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रही होती हैं। अगर छोटी छोटी कंपनियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, वो इसी तरह से स्मॉल कंपनियों को अप्रोच करके उनके साथ वर्चुअली ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिएट करती हैं और सारे रिसोर्सेज की अपनी फुलफिलमेंट कंप्लीट कर लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन वेब। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? वेब पे बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि जो भी हम प्रोडक्ट है उसकी बाइंग और सेलिंग, यानी कोई प्रोडक्ट है हमारा खरीदना है, बेचना है, या कोई भी सर्विस उससे रिलेटेड इंटरनेट के थ्रू हम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन वेब कहलाता है। ठीक है, यानी इंटरनेट के थ्रू आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक कर रहे होते हैं। इन सभी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं और सभी में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी को कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन वेब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे सबसे पहला स्टेज होता है प्री परचेज स्टेज या फिर इसे कहते हैं सेल स्टेज। ठीक है, तो जो हमारा प्री परचेज स्टेज या फिर सेल स्टेज होता है उसमें हमारे एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशंस जो है वो ऑनलाइन पोस्ट किए जाते हैं और सोशल मीडिया पे या फिर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपका देखेंगे आप, बिग बिलियन सेल चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो बिग बिलियन डे जो चल रहा था वो एक तरह का एड था जो आपका प्री परचेज या फिर सेल स्टेज कहलाता है। ठीक है, यानी परचेज से पहले का आपका जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो प्रमोशंस आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे होते हो। ठीक है, अब आपका आता है परचेज या फिर सेल स्टेज। सेल स्टेज में या फिर परचेज स्टेज में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हो, प्राइस नेगोशिएशन इंक्लूड करते हो इसमें, या फिर जो भी पेमेंट का प्रोसेस होता है, यानी प्रोडक्ट को नेगोशिएट करने के बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, यानी प्राइस को नेगोशिएट करने के बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, फिर उसका पेमेंट प्रोसेस करना, ये सारा आपका परचेज या फिर सेल स्टेज में आता है। फिर आता है आपका डिलीवरी स्टेज। डिलीवरी स्टेज में आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी होता है, यानी प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा और फिजिकली डिलीवर हो जाएगा, कुरियर के थ्रू डिलीवर हो जाएगा, या फिर डिजिटली भी डिलीवर हो सकता है। अगर आपका ई टिकट है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो डिजिटली भी आपको कुरियर किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टेजेस होती हैं जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? सो ई गवर्नेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं
ये आपका यूज़ करता है आईसीटी का, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो डिलीवर की जाती हैं पब्लिक को या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। ठीक है, तो अलग अलग सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ का यूज़ करके हम अगर डिलीवर कर रहे होते हैं कस्टमर को, तो उसे कहते हैं हम ई गवर्नेंस। फिर से समझते हैं कि ई गवर्नेंस किसको यूज़ करता है, आईसीटी को यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करता है पब्लिक को। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है या फिर ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करता है। तो जो भी सर्विसेज आपकी गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटली दी जाती हैं उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। और इस प्रोसेस में, ई गवर्नेंस के प्रोसेस में हमारे कुछ ग्रुप होते हैं। जैसे पहला होता है सिटीजन या फिर जनरल पब्लिक, यानी हम लोग जो भी आम आदमी हैं वो लोग हमारे पहले ग्रुप में आते हैं, सिटीजन या फिर जनरल पब्लिक। फिर आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयज आते हैं। फिर आते हैं बिजनेस ग्रुप्स या फिर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस जो है वो आपका कई टाइप से देख सकते हैं आप। जैसे सबसे पहला आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, आप इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में पहला आपका टाइप है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसमें आपका क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्टली पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको बिजली प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। पहले क्या होता था कि कभी भी आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सारे काम को कराना पड़ता था। अब क्या होता है, ई गवर्नेंस के हेल्प से आपको गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है कि आप इजीली फॉर्म भर के, सारा प्रोसेस करके इजीली ऑनलाइन घर बैठे आप सारे गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं ई गवर्नेंस। तो जब आप गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टू सिटीजन में गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी सर्विसेज को पब्लिक तक प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपके जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके कॉस्ट, उनका टाइम सब बचता है। 24/7 उनको कहीं से वो अपने गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे भारत बिल पे आपको मिलता है, जिससे आप इजीली बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। पासपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिससे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड फैसिलिटी होती है, इजीली आप ऑनलाइन पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो ये सब आपका G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन में आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को दी जाती हैं, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो आपकी, जैसे आप एयरलाइंस में काम कर अगर देखते होंगे तो एयरलाइंस हुआ या फिर आपकी आईआरसीटीसी है, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो गवर्नमेंट बॉडीज में अगर डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट लेवल पे जो भी इंटरेक्शन, जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है जनरल पब्लिक को हेल्प करने के लिए, वो सारे गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो आपके G2G में आते हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस नेक्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा। गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B में क्या होता है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस में जो हमारी सब गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटीज के बीच में होती हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज जो है वो आपकी बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है, जिससे ऑनलाइन आप गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपना बिजनेस खोल रखा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है, वहाँ पे आपको जीएसटी फैसिलिटी मिलती है, ऑनलाइन जीएसटी फैसिलिटी मिलती है कि ऑनलाइन आप जीएसटी को भर सकते हैं। तो ये सारे जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस में आती हैं। फिर आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी G2E। G2E में क्या होता है, G2E सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होती हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो भी फैसिलिटी, ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है, जिससे वो अपने नॉलेज शेयरिंग को इम्प्रूव कर पाएँ या फिर इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएँ। जैसे उन्हें लीव लेनी है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीव के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, सैलरी को आपको बढ़वाना है तो आप ऑनलाइन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट
की फैसिलिटीज एम्प्लॉय को मिलती हैं ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू, वो सारी आपकी ई गवर्नेंस में आती हैं, यानी G2E ई गवर्नेंस में आती हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन सैलरी पेमेंट होता है एम्प्लॉयज़ को, वो भी आपका G2E में आता है। या फिर आप लीव के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बैलेंस हॉलीडे चेक कर रहे हैं कि कितना बचा हुआ है हमारा हॉलीडे, ये सब आपका G2E फैसिलिटी में आता है। ठीक है, EDI नेक्स्ट टॉपिक आपका है EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप बिजनेस में अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर किसी कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करना होता है या इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजना होता है, तो आप EDI का यूज़ करते हैं। यानी EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है वो बेसिकली बिजनेस पर्पज से यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप एक बिजनेस से अगर एक बिजनेसमैन है दूसरे बिजनेसमैन से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहता है, तो आपका EDI के थ्रू वो कर सकता है। EDI स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक्स में, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए कि जब आप सप्लाई चेन में काम करते हैं, तो प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी हुई, प्रोडक्ट कहाँ डिलीवर हुआ, उसके परचेज ऑर्डर कितने आए हुए हैं, तो परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट अगर हुआ, या फिर इनवॉइसेस जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जनरेट होते हैं, तो जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, जितने शिपिंग नोटिसेस होती हैं, ये सब EDI के थ्रू जनरेट की जाती हैं। ठीक है, सो EDI के प्रोसेस में सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर किया जाता है। देन आपका डेटा प्रिपेयर करने में क्या होता है, पहले आपका डेटा इंटरनली एक फॉर्मेट में उसे तैयार किया जाता है, फिर उसे EDI फॉर्मेट में ट्रांसलेट किया जाता है। क्योंकि जब भी हम डेटा को एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जब भी डेटा को भेजेंगे हम, तो वहाँ पे वो डेटा EDI फॉर्मेट में ही जाएगा। तो EDI का अपना एक पर्सनल फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे EDI फॉर्मेट में, फिर हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे, और फिर डेटा को ट्रांसलेट करेंगे अपने फॉर्म में। यानी जब हम रिसीवर पे रिसीव करेंगे डेटा को, तो वो EDI फॉर्मेट में रिसीव होगा, फिर उसे अपने फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके तब हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है EDI का। इसी को हमने यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है दो कंपनीज के बीच में। एक सेंडिंग कंपनी है, एक आपकी रिसीविंग कंपनी है। यानी जब बिजनेस पर्पज से हम इसे यूज़ करते हैं, तो एक कंपनी होगी जहाँ से डॉक्यूमेंट जाएगा, एक कंपनी होगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट जाता है, तो पहले हमने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लिया, डॉक्यूमेंट को डेटा को प्रिपेयर करने के बाद उसे ट्रांसलेट किया EDI फॉर्मेट में, फिर EDI डेटा बन गया जब, तो उसे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज दिया दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर पे रिसीव हुआ ये, फिर EDI डेटा हमें जब मिल गया, तो EDI डेटा फिर ट्रांसलेट किया जाएगा और नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करके उसे यूज़ किया जाएगा। तो यही EDI फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, EDI जो है वो आपका किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो EDI को हम ऑर्डर की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करते हैं, उस टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं EDI को। इनवॉइस जनरेट करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तब भी हम EDI को यूज़ करते हैं। शिपिंग या फिर रिसीविंग कर रहे होते हैं, तो शिपिंग नोटिसेस निकालने होते हैं, तो जितने भी शिपिंग नोटिसेस आप देखेंगे वो EDI फॉर्मेट में ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक मेथड है, एक तरीका है जिससे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस को लेने के लिए आप कुछ पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करते हैं, तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसमें आपका सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश, यानी जिसे हम कहते हैं ई कैश। तो ई कैश क्या होता है? ई कैश डिजिटली इक्विवेलेंट होता है, जो भी आप नोट या फिर कॉइन यूज कर रहे होते हो, तो ये आपके दोनों नोट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, ये आपका फास्ट और सिक्योर पेमेंट इंटरनेट पे अगर आपको करना है, तो ई कैश का इस्तेमाल आप कर रहे होते हो। जैसे आपका नॉर्मल कैश होता है, कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वैसे ही आपका डिजिटल कैश कह सकते हैं आप इसे, ई कैश, जिसमें आपका दो टाइप का बेसिकली ई कैश होता है, एक ऑनलाइन ई कैश, एक ऑफलाइन ई कैश। ठीक है,
एडवांटेज क्या है इसका? इंस्टेंट ट्रांजैक्शन इससे थ्रू आप कर पाते हैं, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो यहाँ पे प्राइवेट रखा जाता है, लो कॉस्ट लगती है, यानी ट्रांजैक्शन फी जो है वो आपका बहुत ही कम लगता है, ठीक है, कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। तो ई कैश जो है वो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, फास्ट माना जाता है, और आपका लेस ट्रांजैक्शन फी लगती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। सो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड यूज़र को अगर कोई भी फंड बोरो करना है बैंक से, तो वो आपका क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है। उसकी एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है, उससे फिर बाद में उसे देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? इसमें आपका कस्टमर जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड को वेबसाइट पे या फिर मर्चेंट स्टोर पे देता है। वहाँ पे मर्चेंट जो होता है वो आपका पेमेंट डिटेल्स को सेंड करता है और अपने बैंक को, और सारा ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू आपका पेमेंट जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाती है कस्टमर के अकाउंट से जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तब, ठीक है। तो कस्टमर अगर अपने कार्ड को यूज़ कर रहा होता है तो वो अपने पीओएस मशीन पे लगाता है, अपनी डिटेल्स एंटर करता है, फिर पिन ओटीपी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उसे डालता है और पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड, जैसा आप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ई अग्रीमेंट की। ई अग्रीमेंट या फिर इसे हम कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप कह लीजिए, ये सब सेम है, ठीक है, सारे नाम सेम है। या ई अग्रीमेंट से ना आपको आ सकता है क्वेश्चन, या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो ई अग्रीमेंट या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि साइन किया जाता है एक फिजिकल पेपर की तरह, या फिर उस पे हैंड रिटन सिग्नेचर जो होता है। जैसे आप कोई भी फिजिकल पेपर है उस पे हैंड रिटन सिग्नेचर आपने कर दिया, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है। जैसे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही ये ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली साइंड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली ही एग्जीक्यूट भी किया जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये आपका ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू या फिर ऐप्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है ई अग्रीमेंट, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको ऑनलाइन ही कराया जाता है। इसमें फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर लगता है या फिर ई सिग्नेचर लगता है जिससे ऑथेंटिकेशन हो पाए, आपको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो ई अग्रीमेंट कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला होता है क्लिक रैप एग्रीमेंट। क्लिक रैप एग्रीमेंट जैसे आपने देखा होगा, कोई फॉर्म भरते हैं आप, फॉर्म भरते समय आपको आता है आई अग्री बटन। तो आई अग्री बटन में कुछ टर्म्स कंडीशंस को आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपका होता है क्लिक रैप अग्रीमेंट। फिर एक टाइप का अग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्राउज रैप अग्रीमेंट, जिसमें आपका क्या होता है, वेबसाइट पे जब आप जाते हैं वहाँ पे टर्म्स कंडीशन जब आप मान लेते हैं और यूज़र जो है वो आपका अग्री करने के बाद वो ब्राउज कर सकता है उस वेबसाइट को, तो ऐसा आपका जो होता है वो ब्राउज रैप अग्रीमेंट होता है। यानी ब्राउज करने के लिए अगर आप अग्रीमेंट ले रहे हैं, अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, तो वो ब्राउज रैप अग्रीमेंट है। श्रिंक रैप अग्रीमेंट क्या होता है? ये आपका प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ आपका एक जो है अग्रीमेंट आता है। जैसे सॉफ्टवेयर सीडी डीवीडी खरीदते हैं, उसके साथ जो अग्रीमेंट आता है उसे श्रिंक रैप अग्रीमेंट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आपका सेल्फ एग्जीक्यूटिंग अग्रीमेंट होता है जिसमें आपका ऑटोमेटेड एग्रीमेंट है। जैसे आपने कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटेड एग्रीमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है, वो आपका होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड को लीगली कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ लीगल एक्ट की का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आईटी एक्ट, आपने आईटी एक्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यूनिट 1 को ज़रूर रीच करें, यूनिट 1 को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो यूनिट 1 में मैंने डिटेल में आईटी एक्ट को पढ़ाया हुआ है। तो लीगली जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स को, तो आईटी एक्ट 2000 में आपको लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बताया गया है, जिसमें आपका की प्रोविजन के अंदर बताया गया है कि सेक्शन 4 में
क्लियरली मेंशन है कि लीगली रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे लीगली पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। यानी पेपर रिकॉर्ड्स का जितना वैल्यू होता है उतनी ही वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स की होगी। यानी पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो, दोनों को इक्वली आप वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 4 में आईटी एक्ट के। आईटी एक्ट के सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी हैंड रिटन सिग्नेचर के इक्वल ही डिजिटल सिग्नेचर को माना जाएगा, जिसमें आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी लिखा लगा होता है। ठीक है, वो सेम आपका लीगल हैंड रिटन सिग्नेचर की तरह माना जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 में आईटी एक्ट के। फिर सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है? एलिमिनेटिंग रेड टैपिज्म, यानी सेक्शन 6 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के यूज को प्रमोट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ज़्यादा यूज करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी सारी एजेंसीज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को लीगली यूज करती है, उसको प्रमोट करती है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है कि ये सेक्शन बताता है कि जो भी आपका रिटेंशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, वो आपका लीगली रिटेनिंग रिकॉर्ड्स के को फुलफिल करेगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई कॉमर्स इश्यूज ऑफ प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी से रिलेटेड ई कॉमर्स का क्या इशू है। तो प्राइवेसी से रिलेटेड ये इशू है कि कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसका कितना डेटा कलेक्ट किया गया है और किस पर्पस से कलेक्ट किया गया है। ये एक इशू है हमारे ई कॉमर्स में। ठीक है, डेटा शेयरिंग विदाउट कंसेंट, यानी बिना कस्टमर के परमिशन के कस्टमर का डेटा थर्ड पार्टीज को दे दिया जाता है विदाउट क्लियर परमिशन। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियां ये करती हैं, सब नहीं करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो कस्टमर के डेटा को शेयर कर देती हैं थर्ड पार्टीज को। कस्टमर की प्राइवेसी इससे वॉलेट होती है और इससे जो भी मिसयूज है कस्टमर की डेटा का वो हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी टर्म्स कंडीशंस जो लिखी होती हैं वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स कंडीशंस ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स नहीं पढ़ते हैं, तो कस्टमर उनको बिना जाने बिना समझे अग्री कर लेते हैं और उनका डेटा वहां से चला जाता है, डेटा हमारा लीक हो जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स जो है वो आपकी ई कॉमर्स डेटाबेस से आपके सारे क्रेडेंशियल्स स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले सकते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपसे ले सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर उनको उनके पास ई कॉमर्स का डेटाबेस मिल गया हैकर को, तो ईजिली आपका सारा इंफॉर्मेशन वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं ई कॉमर्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायरलेस कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मोबाइल डिवाइसेस। सो मोबाइल डिवाइसेस में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं? जैसे मोबाइल डिवाइसेस में सबसे पहला सिक्योरिटी चैलेंजेस होता है एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेट्स। एप्लीकेशन बेस्ड कौन से थ्रेट्स होते हैं, कौन से खतरे होते हैं? तो ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स जो है वो आपकी परमिशन मांग रहे होते हैं। यानी जब भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, कोई भी नॉर्मल सा ऐप इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में, तो आपसे परमिशन मांगेगा। जैसे कैमरे का एक्सेस मांगेगा, लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगेगा। तो ये सारे जो आपके परमिशंस मांगते हैं ऐप्स, वो आपका डेटा चोरी होने का वहाँ पे रिस्क होता है या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड होने का रिस्क होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सोच समझ के कभी भी आप परमिशन दीजिए ऐप्स को। फिर वेब बेस्ड थ्रेट्स कौन से होते हैं? वेब बेस्ड थ्रेट्स में आपका मोबाइल ब्राउजिंग जो है वो आपका क्या करते हैं, फिशिंग लिंक्स यूजर को भेजती हैं। ठीक है, जब मोबाइल से आप ब्राउज कर रहे होते हो, कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, तो फिशिंग लिंक्स आपको यूजर को भेजी जाती हैं फेक वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, और मेलिशियस डाउनलोड्स हो जाते हैं आपके फोन में, तो बहुत ही ध्यान से आप ब्राउज करा करिए। ठीक है, ये भी एक थ्रेट अकर हो जाता है। नेटवर्क बेस्ड थ्रेट अकर हो जाता है। नेटवर्क बेस्ड थ्रेट में यानी मोबाइल डिवाइसेस जो है वो मल्टीपल नेटवर्क से कभी कभी कनेक्ट हो जाती हैं या फिर पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, जिससे इजीली आपका डेटा लिया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का थ्रेट अकर हो जाता है मोबाइल डिवाइसेस में।
फिजिकल थ्रेट्स कैसे हो सकता है, जैसे आपका फ़ोन आपने आपके मोबाइल डिवाइसेस कहीं छोड़ दी या लॉस हो गया या किसी ने चुरा लिया, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर चुरा लिया गया तो हैकर ईज़िली आपके पासवर्ड्स को, फ़ोटोज़ को, बैंकिंग डिटेल्स को सब एक्सेस कर सकता है। तो ये सारा आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ यहाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक था जहाँ पे हमारी पूरी की पूरी यूनिट कवर हो गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और थर्ड पार्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।